भाषा का महत्व। हरदेव बाहरी। लेखक परिचय। डॉक्टर हरदेव बाहरी का नाम देश के विख्यात भाषा विज्ञानियों में गिना जाता है। उनका जन्म 1907 में हुआ। शिक्षा रावलपिंडी और लाहौर में हुई। उन्होंने भाषा विज्ञान में पंजाब से PhD और इलाहाबाद से D.Litt की उपाधि प्राप्त की। वे पंजाब, कुरुक्षेत्र और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक रहे। उन्होंने अनेक शब्दकोशों का संपादन और निर्माण किया। हिंदी भाषा पर भी उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। रचनाएं। हिंदी ग्रामीण बोलियां, हिंदी उद्भव, विकास और रूप, शुद्ध हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, व्याकरण, हिंदी का सामान्य ज्ञान, 2 भाग। भाषा एक ऐसा गुण है जिसके कारण मनुष्य पशु पक्षियों से भिन्न और अलग है। पशु पक्षी बोलते तो हैं, पर उनकी आवाजों को भाषा नहीं कह सकते क्योंकि न उनमें सार्थक शब्द होते हैं और न वाक्य। भाषा की यह प्रकृति है कि वो संस्कृति के विकास के साथ विकसित होती रहती है और देशकाल के भेद से बदलती रहती है। चीन की भाषा भारत की भाषा से भिन्न है और केरल की मलयालम, महाराष्ट्र की मराठी से भिन्न है, परंतु इन सब जगहों के कौवे, गधे, मुर्गे या कबूतर एक सी बोली बोलते हैं। संस्कृत और हिंदी में अथवा पुरानी तमिल और आधुनिक तमिल में बहुत अंतर है। किसी भी देश की पुरानी भाषा को उस देश की आधुनिक भाषा नहीं समझ पाते क्योंकि कालभेद से दोनों में बहुत अंतर पैदा हो गया। परंतु पशु पक्षियों की बोलियों में कोई विकास या परिवर्तन नहीं होता। वे जो आवाजें आज करते हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष पहले उनके पुरखे यही आवाजें किया करते थे। भाषा मनुष्य की विशिष्ट संपत्ति है, किसी अन्य जीव की नहीं। मनुष्य मननशील प्राणी है। भाषा के बिना कोई चिंतन मनन नहीं कर सकता। भाषा के द्वारा ही विचार का तारतम्य बनता है। जागृत अवस्था में ही नहीं, स्वप्न अवस्था में भी हमारे विचार चलते रहते हैं और उनका माध्यम भाषा ही होती है। जितनी समृद्ध और उन्नत भाषा होती है, उतने ही समृद्ध और उन्नत विचार होते हैं। जीव विज्ञानी बताते हैं कि पशु पक्षी का मन नहीं होता, इसलिए उनकी मनन शक्ति भी नहीं होती। उनमें सोच विचार नहीं के बराबर होता है। वो न अतीत की चिंता कर सकता है न भविष्य की। उसके लिए तो वर्तमान ही वर्तमान है, अपितु वर्तमान का भी शायद एक क्षण। उस क्षण के लिए उसके पास भूख, प्यास, भय और वासना की अभिव्यक्ति के लिए थोड़ी सी ध्वनियां हैं। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य समाज और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करता है। भाषा के द्वारा हम पहले तो अपरिचित को भी परिचित बना लेते हैं, फिर उसके साथ संबंध जोड़ते हैं, मिल बैठकर बातें करते हैं, आपस में सुख दुख बांटते हैं और भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी से समाज की रचना हो जाती है। फिर हम अपने लाभ, अपनी सामूहिक उन्नति के उपाय सोचते हैं, कुछ नियम तय करते हैं, सब भाषा के माध्यम से। इस प्रकार सामाजिकता के साथ संस्कृति का विकास होता है। पशु पक्षी न व्यवस्थित समाज बना सकते हैं, न संस्कृति, क्योंकि उनकी कोई भाषा नहीं है। आप चींटियों, मधुमक्खियों, कबूतरों या भेड़ियों का समाज देखते हैं, परंतु उस समाज की कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें कोई विकास नहीं होता है। चींटियां युग युग से खाने के कण जमा करती आ रही हैं और मीठी चीज पर चिपकती रहती हैं। वे यह नहीं सोच पाई हैं कि वर्षा जल उनके बिल में घुस आए तो उससे क्या बचाव हो सकता है, या ऐसी जुगत हो जाए कि गुड़ भी खा सके और चिपकने भी न पाएं। मधुमक्खियां अपने छत्ते और शहद की रक्षा के लिए कोई निराला या वैज्ञानिक उपाय नहीं ढूंढ पाई हैं। इसीलिए शहद का संग्रह तो वे करती रहती हैं और उसके उपभोग करने के लिए छत्ता तोड़कर शहद ले जाने वाला मनुष्य आ जाता है। भाषा के बिना विकास संभव नहीं है। भाषा और सामाजिक व्यवस्था का घनिष्ठ संबंध है। हमारी भाषा में साला और बहनोई 2 अलग अलग शब्द हैं क्योंकि साले और बहनोई से हमारा संबंध, हमारा लेन देन, हमारा व्यवहार भिन्न प्रकार का होता है। अंग्रेजी में दोनों के लिए एक ही शब्द है, वो भी बनावटी। उससे संबंधों का निश्चय नहीं हो पाता। पाश्चात्य समाज में इतना बिखराव है कि साला या बहनोई कोई संबंधी नहीं माना जाता। अंग्रेजी में चाचा, ताया, मामा, फूफा, मौसा, सब के लिए एक ही शब्द अंकल। हमारी भाषा में अलग अलग शब्द इसलिए हैं कि इन व्यक्तियों का हमारे परिवारों में अपना अपना विशिष्ट स्थान है और उनके साथ हमारे व्यवहारों, कर्तव्यों और अधिकारों का विशिष्ट महत्व है। भारतीय भाषाओं से पता चलता है कि इस देश की संस्कृति मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक है। धर्म की जो व्याख्या हमारे नेताओं ने की है वो किसी और देश में नहीं मिलती। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं: धर्म, क्षमा, संयम, चोरी न करना, श्रौत, स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि का विकास, विद्या, सत्य और अक्रोध। ऐसी परिभाषा किसी देश में न मिलेगी जो शाश्वत और सर्वांगीण मानव मूल्यों को धर्म माने। हमारी भाषाओं में योग, ध्यान, समाधि आदि से संबंधित शब्दावली है, उसकी अपनी विशेषता है। यूरोपीय भाषाओं से पश्चिम की भौतिकवादी संस्कृति का परिचय मिलता है।
इनमें भौतिक विज्ञानों और भौतिक सुख सुविधा को भरपूर स्थान मिला है। एस्किमो की भाषा में मछली, रेडियर और बर्फ से संबंधित शब्दों की विविधता और प्रचुरता उनके जीवन की सूचना देती है। अरबी में ऊंट के बारे में और संस्कृत में गाय के बारे में भरपूर शब्द भंडार है। इससे भिन्न भिन्न जातियों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। किसी जाति की भाषा उसके सांस्कृतिक संपर्कों की कहानी भी बताती है। द्राविड़ भाषाओं में संस्कृत के शब्द और संस्कृत अथवा आधुनिक भारतीय भाषाओं में द्राविड़ शब्द कब से और क्यों हैं? इससे उत्तर और दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक और इतिहास के अनेक युगों के अंत संबंधों की सूचना मिलती है और देश की अखंडता तथा एकता का प्रमाण मिलता है। भारत में अनेक जातियां आई समा गई। नीग्रो, यूनानी, ईरानी, कुशान, यूची, हूण, अरब आदि अनेक लोग आए और सब हमारी भाषाओं पर हल्की या भारी छाप छोड़ गए। एक बार फिर हमारा संपर्क अरब और ईरान से आने वाली जातियों से हुआ जो यहाँ आकर बस गईं। यह संपर्क दीर्घ काल तक रहा। भारत की सभी भाषाओं पर उनके शब्दों, प्रयोगों और मुहावरों का प्रभाव पड़ा। दो भाषाओं के साथ दो संस्कृतियों का मेल भी हुआ। फिर यूरोपीय जातियां आईं, तो उनकी भाषाओं ने अपना अपना प्रभाव डाला। डच भाषा के थोड़े से शब्द, पुर्तगाली और फ्रेंच के कुछ अधिक एवं अंग्रेजी के सबसे अधिक शब्द और प्रयोग भारतीय भाषाओं में घुल मिल गए। विशेषत न्याय, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, खान पान और सामान्य व्यवहार में। भाषा में इतिहास के कई अध्याय पड़े हैं। भाषा के आधार पर हम किसी युग के इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। उस युग की रीतियों, कुरीतियों, धारणाओं, लोक व्यवहार और सभ्यता का ज्ञान भाषा ही कराती है, चाहे वो पत्थरों पर खुदी हो, पुरानी पुस्तकों में पढ़ी हो और चाहे लोक में प्रचलित हो। संस्कृति के विकास, प्रचार और संरक्षण के लिए भाषा एकमात्र साधन है। भाषा ने हमारे पूर्वजों के अनुभवों, उनकी उपलब्धियों, त्रुटियों और अभावों का लेखा जोखा तैयार कर रखा है। उससे परिचित होकर हम आगे बढ़ने की योजनाएं बनाते हैं। यदि उनका रिकॉर्ड हमारे पास न हो तो हम सारे संचित ज्ञान विज्ञान से वंचित रह जाएं। पिछली पीढ़ी ने साहित्य, कला, मानविकी, संस्कृति, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ कर रखा है उसे पहले जानकर ही तो हम उससे अपना अवदान जोड़ सकते हैं। यदि भाषा न हो तो हर पीढ़ी को वहीं से शुरुआत करनी पड़े जहां से गुफा में रहने वाले हमारे आदि पूर्वजों ने की थी। पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुछ जुड़ता है उसका माध्यम भाषा ही है। भाषा के द्वारा हम अनेक देशों और वहां के निवासियों से भी कुछ सीखते रहते हैं। भाषा ही विचारों और भावों के ग्रहण और प्रसारण का साधन है। भाषा वो शक्ति है जो मुर्दा दिलों में भी जान फूंक देती है। नेता लोग भाषणों द्वारा ही जनता को प्रेरणाएं देते हैं। सेनापति अपनी ओजपूर्ण भाषा से सिपाहियों को ऐसा प्रोत्साहित कर देते हैं कि वे अपनी जान तक लड़ा देते हैं। अध्यापक और विद्वान भाषा द्वारा ही अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं। धर्म प्रचारक भी अपने उपदेशों से अपने मतों का संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा में दिलों को जोड़ने की अद्भुत शक्ति है। पाली भाषा ने भारत, श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान और तिब्बत के बौद्धों को एक सूत्र में बांधे रखा है। संस्कृत के नाते भारत के अनेक प्रदेशों के रहने वाले एकता और बंधुत्व का अनुभव करते हैं। यह विश्व भर के हिंदुओं के संस्कारों की भाषा है, जिससे वे एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अरबी ने सारे संसार के मुसलमानों के भाईचारे और सामाजिक संगठन को दृढ़ किया है। यूरोपीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के साथ ईसाई धर्म का प्रचार जुड़ा रहा है। भाषा के द्वारा बहुत से धर्म कर्म के कार्य होते हैं, जैसे भजन, कीर्तन, संध्या, उपासना आदि। हमारी पूजा भाषा से होती है और पाठ का तो अर्थ ही है भाषा का पाठ। हमारे संस्कार भाषा से ही संपन्न होते हैं। पति पत्नी को दाम्पत्य सूत्र में बांधने वाली भाषा ही है। मुसलमान भाषा में ही नमाज पढ़ता है, दुआ मांगता है और अल्लाह के गुण गाता है। ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन सबकी प्रार्थनाओं, पूजा विधियों, रीति रिवाजों का माध्यम भाषा है। भाषा न हो तो हमारे ये आधारभूत धार्मिक ग्रंथ हमें कैसे प्राप्त होते? वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, पुराण, कुरान, हदीस, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, जैन धम्म पिटक और जैन आगम सब भाषा में है और भाषा के कारण सुरक्षित हैं। वास्तव में विश्व का सारा साहित्य हमारे ऋषियों, संतों, महात्माओं, बलियों, पीर पैगंबरों, गुरुओं, आचार्यों और कुल धार्मिक नेताओं की वाणियां भाषा ही के माध्यम से हम तक पहुंच पाई हैं। भाषा ने ही हमारी बुद्धि और प्रतिभा को विकसित किया है। इसी ने कवि, महर्षि, योगी, दार्शनिक और वैज्ञानिक बनाए। इसी को पाकर मनुष्य विश्व की सारी संपत्तियों, प्रकृति के समस्त वरदानों और लोक परलोक की सिद्धियों का स्वामी बना है। भाषा ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना दिया है। भाषा एक जादू है। किसी से आदर या चापलूसी के दो शब्द कह दीजिए,
वो तुम्हारा हो जाएगा। मीठी मीठी बातों से आप किसी को मोह सकते हैं। मधुर भाषण से सबके दिलों की कली खिल जाती है। जैसे हिरन संगीत की सुरीली तान सुनकर मस्ती में अपनी सुध बुध खो बैठता है, वैसे ही हर आदमी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। आप उससे अपना काम निकाल सकते हैं। भाषा जीवन में सफलता की कुंजी है। भाषा का एक दूसरा रूप भी है। तिरस्कार का एक शब्द अपने परम प्रिय व्यक्ति को अप्रिय बना देता है। एक कर्कश वाक्य या एक चुपती चुटीली बात मित्र को शत्रु बना देती है। उसकी चुभन बंदूक की गोली से ज्यादा मार करती है। तलवार का घाव भर सकता है, परंतु कड़वे कसैले बोलों का घाव उम्र भर हरा रहता है। आप अंधे को अंधा, काने को काना या लंगड़े को कहकर देखें, उसे बुरा लगेगा। वो गाली दे, झगड़ा करे, चिल्लाए, सब उचित है। आप एक गली से जा रहे हैं, उधर से आते हुए एक आदमी के कंधे से आपका कंधा भिड़ जाता है। ऐसी स्थिति में यदि वो कहता है, अरे देखकर चलो, क्या अंधे हो गए हो, तो आप भी उसे बुरा भला कह देने को मजबूर हो जाएंगे। लड़ाई छिड़ जाएगी। यदि वो कहता है, क्षमा करें, गलती हो गई, मेरा ध्यान कहीं और था, तो आप नरमी से कह देंगे, कोई बात नहीं। इस प्रकार भाषा मानवीय संबंधों को जोड़ती भी है और तोड़ती भी है। भाषा सभ्य और असभ्य, शिक्षित और अशिक्षित की पहचान कराती है। शिक्षित और सभ्य व्यक्ति की भाषा शैली दूसरों से भिन्न होती है। उसका उच्चारण, उसका शब्द चयन, उसके मुहावरों और का सटीक प्रयोग साफ बता देता है कि वो व्यक्ति शिष्ट और पढ़ा लिखा है। इसके विपरीत एक असभ्य और गंवार आदमी का भाषा का स्तर कितना गिरा हुआ होता है, यह आप भली भांति जानते हैं। व्यावहारिक जीवन में कोई ऐसा कार्य या व्यवसाय नहीं है जो भाषा के बिना चल सके। व्यापारी अच्छी मीठी और विश्वासपूर्ण शब्दों से ग्राहक को प्रभावित कर लेता। वकील यथातथ्य, तर्कयुक्त और जोरदार भाषा से मुकदमा जीत जाता है। डॉक्टर रोगी को आश्वासन देकर, उसके साथ जरा हंसी मजाक की बात करके उसके आधे रोग को हर लेता है। अध्यापक का तो हथियार ही भाषा है। यही उसके कार्य का मुख्य साधन है। भाषा से हमारे सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसी से हम माँ के दूध के साथ पलते हैं, इसी के विकास के साथ हम बड़े होते हैं, इसी से हम धन उपार्जन करते हैं और इसी से हम घर बाहर के सारे काम करते हैं। भाषा लोक व्यवहार का साधन है। आप ही सोचिए कि यदि भाषा न हो तो आप अपनी दिनचर्या कैसे निभा पाएंगे। 2-4 दिन मौन रहकर देखिए। पहले ही आपके यहाँ अतिथि आ गए हैं, आप उनसे बात तक नहीं करेंगे। साथ के कमरे में बच्चे हुल्लड़ मचा रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं। एक बच्चे ने पत्थर मारकर आपकी खिड़की का शीशा तोड़ दिया है। आप मन ही मन उन्हें कोस रहे हैं। याद रहे कि आपकी कुड़न और झुंझलाहट भी भाषा में हो रही है। घर में सब्जी तरकारी नहीं है और आप प्रतिदिन ताजी सब्जी लाया करते हैं, परंतु आप बाजार जाकर क्या करेंगे? मोल भाव कैसे पूछेंगे? आपको कितनी सब्जी चाहिए कैसे बताएंगे? जब ये छोटे छोटे काम बिना भाषा के संपन्न नहीं हो पाते तो बड़े बड़े कार्यों को कैसे पूरा किया जाएगा? भाषा के बिना पशु पक्षियों का काम चल जाता है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सीमित हैं, उनके सामाजिक व्यवहार नहीं है, उनमें चिंतन मनन नहीं है। मनुष्य का जीवन निर्वाह इसके बिना नहीं हो सकता। देखा गया है कि जो विद्यार्थी भाषा में प्रवीण होते हैं वे दूसरे विषयों में भी सफल रहते हैं। जो भाषा पर अधिकार पा लेते हैं वे किसी विषय की पुस्तक को अच्छी तरह समझ लेते हैं और अपने विषय को सुचारू रूप में समझा सकते हैं। जिनकी भाषा कमजोर होती है उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है और वे जो थोड़ा बहुत जानते हैं उसे ठीक तरह अभिव्यक्त नहीं कर पाते। यदि किसी की भाषा की समझ कम है तो किसी विषय में प्रगति संभव नहीं होती। मौखिक परीक्षा व साक्षात्कार इंटरव्यू में परखा जाता है कि परीक्षार्थी या अभ्यर्थी की बुद्धि कितनी परिपक्व है, उसका ज्ञान कितना गहरा या छिछला है या उसकी संस्कृति का स्तर क्या है। यह सब मुख्यतः बातचीत से अर्थात भाषा ही से जाना जाता है। योग्य और अयोग्य की पहचान उसकी भाषा से होती है, भले और बुरे की पहचान भी उसकी भाषा से होती है। ठीक ही कहा गया है, भले बुरे सब 100 जबलों बोलत नाही, जान पड़त है काक पे कृतु बसंत के माही।